हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो करंट अफेयर का है। और करंट अफेयर में मैंने आज बहुत दो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर लिए हैं और दोनों को मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक टॉपिक है गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। इनका पूरा नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। एक ज़बरदस्त स्वतंत्रता सेनानी, एक बेहतरीन वकील और एक बहुत अच्छे प्रशासक। इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार ने और पश्चिम बंगाल का जो टूर एंड ट्रेवल्स मंत्रालय है, उन्होंने एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक पर अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो भी आप मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिल सके। दोस्तों, जिन बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और आपका करंट अफेयर तीनों से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसको पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? और आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपके नोट्स यहाँ पर कंप्लीट होते रहें। दोस्तों, हाल ही में हुआ क्या है, जो गोविंद बल्लभ पंत की एक प्रतिमा संसद परिसर के अंदर लगी हुई थी बहुत पहले से, अब उसको स्थानांतरित कर दिया गया है। यानी कि उसको ट्रांसफ़र करके एक स्थान है दिल्ली का जिसका नाम है पंडित पंत मार्ग के पास में एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है रकाबगंज। उसके सामने इस प्रतिमा को लगाया गया है, ठीक है? अगर दोस्तों मैं गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बात करता हूँ, तो ये एक बहुत बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक बहुत अच्छे वकील भी थे और साथ-साथ एक बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे, संयुक्त प्रांत जब उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था, तो उसके ये पहले मुख्यमंत्री भी चुने गए थे। तो इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये चर्चा में क्यों है? सबसे पहली बात क्या है, चर्चा में क्यों है? इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा-सा। हाल ही में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की एक प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर किया गया। यह मूर्ति पहले रायसीना रोड सर्कल के पास स्थित थी, जिसे यहाँ से स्थानांतरित किया गया। ठीक है? क्योंकि अब नई संसद परिसर बना है, तो ये जो मूर्ति थी वो उसके नीचे आ रही थी, तो इसीलिए इस मूर्ति का स्थानांतरण करके कहाँ पहुँचा दिया इसको? इसको कहाँ पर पहुँचा दिया? नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर इसको वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। अब देखते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या है, इन बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोविंद बल्लभ पंत देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिसे आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1937 से 1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियम, संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश के प्रीमियम, वर्ष 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 1955 से 1951 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। दोस्तों, 1957 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इनको नवाजा भी गया है। दोस्तों, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कुशल प्रशासक, कितने ज़बरदस्त सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी और जो भारत का स्वरूप है, उसके एक ये आर्किटेक्चर भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों? इसी वजह से इनको भारत रत्न भी दिया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितने ज़बरदस्त ये लीडर रहे होंगे। इसके अलावा इनका अगर प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी, कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। जब वे 18 वर्ष के थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श माना था और इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो एक स्वयंसेवक के रूप से काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1907 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया और उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट की। ठीक है? और 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी और काशीपुर उत्तराखंड चले गए। दोस्तों, यहाँ से
क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहता है। काशीपुर में उन्होंने प्रेम सभा नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसने विभिन्न सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया, ठीक है? और जो ब्रिटिश सरकार थी, उनको करों का भुगतान न करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और एक बहुत अच्छा वाक़या है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल बंद होने वाला था। उस स्कूल को बंद होने से किसने बचाया था? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत जो है, उन्होंने किस सभा की स्थापना की थी? ध्यान रखना बच्चों, प्रेम सभा की स्थापना की थी, ठीक है? गोविंद बल्लभ पंत दिसंबर 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, गांधी जी ने दो आंदोलन एक साथ शुरू किए थे। एक खिलाफत आंदोलन 1920 में, जो कि 1924 तक चला था, और उसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था 1920 में, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1922 तक चला। फिर बाद में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी का एक ही सिद्धांत था, अहिंसा और सत्य। जहां पर कभी भी हिंसा हो जाती थी, गांधी जी उस आंदोलन को ऑटोमेटिकली वापस ले लेते थे। उनका यही सिद्धांत था, और उसके लिए बहुत ज़्यादा सजग दृढ़ थे। जरा सी भी हिंसा हो जाती थी, तो गांधी जी की डिक्शनरी में हिंसा नाम की कोई जगह ही नहीं थी। चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन होता हो, गांधी जी उस आंदोलन को एकदम वापस ले लेते थे। ये गांधी जी की क्वालिटी थी, ठीक है? वर्ष 1930 में गांधी जी के कार्यों से प्रेरित होकर नमक मार्च, जिसको आप दांडी मार्च भी बोलते हैं, का आयोजन करने के कारण उन्हें कैद कर लिया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। वह उत्तर प्रदेश के तत्कालीन संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए नैनीताल में स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। आपको याद होगा दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्हें एक पार्टी बनी थी जिसका नाम क्या था? पहले ये जो दोनों लोग थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सदस्य थे, लेकिन बाद में इन्होंने खिलाफत कांग्रेस स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बाद में 1923 के आसपास आते आते स्वराज पार्टी बन गई। और ये स्वराज पार्टी इतनी जबरदस्त पार्टी थी, जब केंद्रीय विधानसभा के या विधान परिषद के जब चुनाव होते हैं, तो 101 सीटों में से स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने मिलकर लगभग 42 सीट यहाँ पर जीती थी, और इसमें गोविंद बल्लभ पंत भाई चुने गए थे। तो ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वराजवादी पार्टी का, ठीक है? सरकार में रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कई सुधार भी किए हैं, ठीक है? और जो कुटीर उद्योग थे, जिसके गांधी जी भी बहुत ज़्यादा समर्थक थे, कुटीर उद्योगों को इन्होंने प्रोत्साहित किया, ठीक है? और जो कूली और भिक्षु का जो कानून था, उसका भी इन्होंने विरोध किया था, ठीक है? आगे देखें, वर्ष 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर किले में कुल 3 वर्ष भी बिताए थे। अतः पंडित नेहरू खराब स्वास्थ्य के आधार पर पंत जी को जेल से छुड़ाने में सफल रहे थे, ठीक है? बाद में स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। दोस्तों, जो अस्पृश्यता था, अनटचेबिलिटी, ये भारत में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? आर्टिकल जो 14 है, 15 है, 16, 17, आर्टिकल 17 साफ साफ बोलता है संविधान का कि अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की भारत में जरा सी भी जगह नहीं है, और ये एक कानूनी अपराध भी है, ठीक है? जिसके लिए गोविंद बल्लभ पंत जी ने और गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी चलाए थे। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन भी किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? आगे हमारे दूसरा जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई है, यानी कि जो अच्छे लोग होते हैं जिनको पढ़ने की आदत होती है, आई थिंक मुझे भी बहुत पढ़ने की आदत है, मैं भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, इन्हीं के लिए जो पर्यटक होते हैं, जो घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए पश्चिम बंगाल सरकार का जो मंत्रालय है, टूर्स एंड ट्रेवल्स मंत्रालय है, उन्होंने एक बोट बनाई है,
जो भी व्यक्ति घूमने जाए और जिनको पढ़ने का शौक है वो इस बोर्ड का आनंद ले सकता है और यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर किताबें उनको पढ़ने को मिल सकती है, जिससे उनके सफ़र में 4 चाँद लग सकते हैं। तो जब भी आप कलकत्ता जाओ, ठीक है, पश्चिम बंगाल जाओ, तो इस बोट लाइब्रेरी का ज़रूर आनंद लेना, ठीक है। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने पहली बार यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की। बस ये पॉइंट आपको याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा किस सरकार ने या कहाँ पर या किस लाइब्रेरी के नाम से इसको लॉन्च किया गया। यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है। यह बोट लाइब्रेरी हुगली नदी पर यात्रा करेगी। इस लाइब्रेरी को एक हेरिटेज बुक स्टोर के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसे एक नाव पर लॉन्च किया गया है, जो इस तरह की प्रथम पहल है। अभी तक पूरे भारत में इस तरह की एक पहली पहल है, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने या उसके जो टूर एंड ट्रेवल्स है या परिवहन निगम है उसने इसको लॉन्च किया है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना, पश्चिम बंगाल सरकार ने, परिवहन निगम ने, और नाम क्या है, यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अपने आप में भारत की पहली एक अच्छी पहल है, जिसको हेरिटेज बुक स्टोर के नाम से भी जाना जाएगा। नौका पुस्तकालय का उद्देश्य यह है कि पाठक नौका की सवारी करते हुए और कोलकाता की सुंदर किताबें भी पढ़ सकते हैं। यह बोट लाइब्रेरी लोगों को 3 घंटे की लंबी यात्रा भी प्रदान करेगी। 3 घंटे तक आप लोग यात्रा करते रहो और 3 घंटे तक लाइब्रेरी की जो किताबें अच्छी-अच्छी पढ़ते रहो। अब थोड़ा-सा हुगली नदी के बारे में हम लोग देखते हैं, हुगली नदी के बारे में। हुगली नदी क्या बोलती है? इसे भगीरथी, हुगली, गंगा कटी गंगा भी कहा जाता है। भगीरथी, इसे भगीरथी, हुगली, गंगा और कटी गंगा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के वितरण के रूप में यह नदी लगभग 260 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इम्पोर्टेंट है। यह गिरिया मुर्शिदाबाद के पास पद्मा और हुगली में विभाजित हो जाती है। पद्मा नदी पूर्व बांग्लादेश में बहती है, जबकि हुगली दक्षिण पश्चिम बंगाल में बहती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो